रघुनंदन मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे स्वाध्याय सीरीज में पावर ऑफ नाउ मास्टर इकचाक टोले हमें बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाउ। सो मैं डॉक्टर गुरपिंदर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को, गुरु कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए, गुरु कॉन्शियसनेस जो हमें अवेक रहने की मार्गदर्शन करती है। सो वेलकम ऑल। एंड मास्टर अमनदीप बहुत ही खूबसूरती से पावर ऑफ नाउ का स्वाध्याय कर रहे हैं। ओवर टू यू अमन जी। जी, थैंक यू सो मच गुरपिंदर मैम। आत्मवंदन, आत्मवंदन, आत्मवंदन सभी को, उनके भीतर बैठे उस शिव तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच पुनः इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। मेरी वॉइस ऑडिबल है मैम? जी, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बहुत बहुत स्वागत फिर से इस स्वाध्याय सीरीज़ में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद इतनी कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए। तो आज एकार्टोलॉजी की इस पुस्तक का लास्ट अध्याय है, 10वां चैप्टर। वही आज हम लोग शुरू करेंगे। और जैसा कि लास्ट फ्राइडे हमने डिसाइड किया था कि हम 2 दिन में ही, ये चैप्टर बहुत छोटा है तो मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हो जाए, सो दैट समरी के लिए हम फ्राइडे अगर रख सकते हैं और उसमें एक एक चैप्टर का नाम लेके हम उसका ब्रीफ एनालिसिस अपने आप से, जिसने जो भी टेक अवे किया या चैप्टर के हिसाब से क्या समझ में आया, एक दूसरे को हम क्या और आगे बढ़ने में कैसे उनकी अध्यात्म की उन्नति के लिए हम क्या सहयोग दे सकते हैं, उसके चलते तो फ्राइडे को हम इस पुस्तक का जो भी चैप्टर किया है उनकी एक विशेष रूप से समरी के लिए वो दिन रखेंगे। तो बिना देर किए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम आगे का चैप्टर। मैम आपकी शायद स्क्रीन शेयर हो रही है, प्रवीण मैम, सॉरी गुरपिंदर मैम। नाउ हमें तो नहीं दिख रही है कुछ। नहीं नहीं, वो तब कंप्यूटर ठीक है। का साउंड का ना। अभी ठीक है ना? अच्छा समझ। यस, नाउ आई एम एबल टू शेयर माई स्क्रीन। जी, तो दिख रही है स्क्रीन मैम? मैं फुल उस पे चला देती हूँ। जी, यस। यस, जी। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है 10वां चैप्टर, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। तो जैसे कि इस चैप्टर में ही बहुत कुछ अपने आप में ही समाया हुआ है कि पूरी किताब के अंदर जो पूरा विशेष रूप से एकार्ट जी ने प्रेशराइज करके, एम्फोसिस करके जो एक ही शब्द को बार बार वो बोल रहे हैं कि अगर हमें अपने किसी भी तरह के लूप से बाहर आना है, लूप का कोई भी मीनिंग हो सकता है। हमने पूरे 10 चैप्टर्स में से रिलेशनशिप के बारे में भी सुना, पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी पता किया, या हमारे कौन कौन से जो पर्सनल लेवल के ऊपर चैलेंजेस होते हैं वो भी बात करी उन्होंने। फिर अध्यात्म के लेवल पे जो इनर बॉडीज़ हैं उनके कनेक्शन में आने से पहले हमें किस तरह से अलग अलग जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं सबको उन्होंने लूप का नाम दिया। वो चाहे माइंड ईगो बोल दें, चाहे पास्ट और फ्यूचर की वरीज का उसको नाम दे दें, चाहे हम उसको कोई रिलेशनशिप चैलेंज का नाम दे दें, बट अल्टीमेटली कार्ट जी एक ही चीज़ के ऊपर बार बार बता रहे हैं हमें कि रेजिस्टेंस छोड़िए। तो रेजिस्टेंस को छोड़ने का अगर मैं दूसरा शब्द, उसका सिनोनियम, उसका समानार्थक शब्द की मैं बात करूं तो वो होता है सरेंडर। यानी कि जो भी चीज़ है अगर हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सरेंडर टू दिस नेचर।
कि वट एवर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप चैलेंज और एनी टाइप ऑफ चैलेंज आई एम फेसिंग, वो सारे के सारे क्या हैं, मेरी खुद की अध्यात्म यात्रा की उन्नति के लिए वो चैलेंजेस का होना अनिवार्य है। और कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को मैंने खुद ही चूज़ किया है अपनी लाइफ के लिए। तो जो चीज़ खुद से चूज़ करी है उसके लिए रेजिस्टेंस कैसी। तो इसीलिए उन्होंने अभी पूरी पुस्तक के लास्ट में एक पूरी बुक का जो एसेंस है वो इस चैप्टर के अंदर डाल दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर, सरेंडर क्यों करना है। अगेन वही, रेजिस्टेंस नहीं रखना। रेजिस्टेंस क्यों नहीं रखना? क्योंकि हमें लूप में नहीं फंसना, क्योंकि हम अपने सोल लाइफ को या सोल लेवल को हम लोग जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इसी ईगो माइंड के साथ बनाए हुए जाल में उलझते रहेंगे। तो एकार्ट जी क्या बताते हैं, व्हाट इज दी नाउ मूवमेंट को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, एक्सेप्टेंस ऑफ नाउ। इफ वी ऑलवेज एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी एफर्ट टू इम्प्रूव दैम। एक्चुअली जो पहली लाइन है ये किसी जिज्ञासु की एक कही गई लाइन थी कि उन्होंने, ये सिंपल सी बात है, हमारे मन में भी कई बार प्रश्न आता है कि क्या हर चीज़ को यूं ही बस अप्रूवल देते जाओ। अगर वो चीज़ अप्रूवल के बिना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब तो ये होगा कि कुछ भी गलत हो, कुछ भी सही हो, हमें उसे ठीक ही नहीं करना है। पर ऐसा नहीं था। उन्होंने क्वेश्चन पहले ये पूछा कि अगर मैं सारी चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करता रहूं तो इसका मतलब मुझे तो कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो चीज़ क्या अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ लोगों के लिए जो सरेंडरेंसी है उसका मतलब कुछ नेगेटिव कोनोशन भी हो सकता है कि जैसे जी मैं तो हार गया, ठीक है तू जीता मैं हार गया, ठीक है मैं तो गिव अप करता हूँ। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल के माध्यम से ये बोला कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी दलदल में फंस गए हैं। अगर किसी दलदल के अंदर हम लोग अनजाने में फंस गए हैं तो क्या वहाँ पे हमें सरेंडर कर देना चाहिए कि भैया अब तो फंस गए, कोई बात नहीं, अब तो जो होगा देखी जाएगी। लेकिन हम अपने जीवन को बचाने के लिए संभव कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सरेंडर का मतलब ये है कि अगर ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसी दुविधा में फंसते भी हैं तो वहाँ पे उसके खिलाफ चीज़ें नहीं सोचनी। जैसे मान लो कोई रिलेशनशिप चैलेंज है तो वहाँ पे उस मनुष्य के अंदर दोष निकालते हुए अपने आप को उसी एंगर की भावना में झुलसाते रहना, वो सरेंडरेंसी नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है कि दैट यस आई नो कि ये इंसान ऐसा है, मैं उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करता हूँ, बट साथ ही साथ हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में आके उस परिस्थिति के विषय में हम क्या कर सकते हैं उसके प्रति भी हमें अवेयर रहना है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि दलदल में अगर वो फंसे हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे, छटपटाएंगे, निकलने की वहाँ से प्रयास करेंगे। कहते वो एक मोमेंट होता है जहाँ पे 100% आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। आपको कुछ याद नहीं रहता क्या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में क्या होगा। पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस तब उस नाउ मोमेंट में लग जाती है, क्योंकि उस दलदल से हमें बाहर निकालना है। क्योंकि हमने पहले एक्सेप्ट किया कि दलदल में फंसे हैं, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हम इसमें से निकलेंगे नहीं। रादर देन अगर कोई किसी के लिए ये सरेंडरेंसी का मतलब हो सकता है कि ठीक है भैया अब इसमें से नहीं निकलेंगे तो ठीक है, मेरे को मरना स्वीकार है, वो सरेंडरेंसी नहीं है, वो नेगेटिव वे में गिव अप करना है। The only place where you can experience the flow of life is the now. So to surrender is to accept the present moment. सिर्फ present moment को accept करने का मतलब ही surrenderency होता है कि अनकंडीशनली मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि मैं इसे तो तभी एक्सेप्ट करूंगा अगर ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं। अनकंडीशनली जो भी मोमेंट है उसे स्वीकार करना और उसे बड़ा ग्रेसफुली स्वीकार करना। किसी पर्सनल ग्रज के चलते स्वीकार करने का मतलब सरेंडरेंसी नहीं होता। इट बिकम्स पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड विद द थिंग्स गो रॉन्ग। कई लोग कह देते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो मेरे को ठीक है, इससे कुछ नहीं मतलब है तो मैं इसको यूं ही छोड़ता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर क्या बताया, इसका मतलब क्या होता है, कहते जब हम ये मानते हैं कि कोई चीज़ें
गलत जा रही हैं, तो वहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है। किस चीज़ में? कि मेरी इच्छाएं और मेरी एक्सपेक्टेशन जब आपस में फुलफिल नहीं होती है तो एक गैप क्रिएट होता है कि मुझे ये चाहिए, ये मिलने में अभी देर है। वो जो गैप क्रिएट हुआ उसे हम बोल देते हैं कि थिंग्स आर नॉट इन माई फेवर, थिंग्स आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। वो जो गैप क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमें समय की भी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सहज स्वभाव में अपनी लाइफ को स्वीकार करना होता है। चीज़ें अपने आप अपने समय के अनुसार हैपन होती हैं, लेकिन जब हम उसकी हैपनिंग को, उसके नेचुरल फ्लो को हम लोग रिजिडली लेते हैं तो वहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड पेन गैप। तो जब वो चीज़ फुलफिल अभी हुई नहीं है लेकिन मेरी इच्छा यहीं अटकी हुई है, यानी कि कंडीशनल अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, दिस विल क्रिएट इमोशनल पेन। तो पेन बॉडी के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है एक आर्ट जी ने। एक्सेप्टेंस क्या करता है? व्हाट इज फ्रीज? कोई भी चीज़ है जो फ्रीज है, जो माइंड को आपके सोल कनेक्शन से मिलने से रोकती है, उस चीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो मड का मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो मड के अंदर जब हम फंस जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है जी हम तो इसमें सरेंडर करते हैं तो देखा जाएगा जब बाहर निकलेंगे। नहीं, आपको उसी प्रेजेंट मोमेंट को पहले उस इजनेस को, वो चीज़ है उसको स्वीकार में लाना है। देन यू हैव टू टेक अ एक्शन इन अ प्रेजेंट मोमेंट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर। इट इज फार मोर इफेक्टिव देन नेगेटिव एक्शन। अब यहाँ पे नेगेटिव एक्शन का क्या मतलब लिया? नेगेटिव एक्शन, अगर दलदल में फंसे हूं, अब हम ढूंढेंगे किसकी वजह से हम यहाँ आए, फिर अपने आप को ब्लेम करेंगे, मैं क्यों यहाँ आया, मुझे इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा। वो सारे कार्ट जी ने उसको एक नाम दे दिया, नेगेटिव एक्शन। तो दूसरा एक्शन उन्होंने क्या बोला? नाउ मोमेंट को स्वीकार करते हुए उस दलदल से बाहर आने का प्रयास करना बिना किसी कंडीशनल अप्रोच के। द फॉग इज, ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे लाइन। कहते जो फॉग है, जो धुंध होती है, जो कोहरा होता है जिसमें हमें कुछ नजर नहीं आता, कहते हमारी लाइफ सिचुएशन भी इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ फॉग। जहाँ पे कोई सिचुएशन आई नहीं कि हमें सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है, नाउ मोमेंट से भटक जाते हैं तो हमें लगता है कुछ भी आगे साफ नहीं है। तो जो आपकी फॉग है, कहते हैं लाइफ की वो सिचुएशन है जो पास्ट और फ्यूचर से ही कनेक्टेड होती है। लेकिन जो फ्लैश लाइट है, हम लाइट्स ऑन करते हैं, अपनी गाड़ियों की ऑन करते हैं, या कहीं धुंध में नज़र नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर चलते हैं फ्लैश लाइट जिससे हमें रास्ता नजर आए। तो कहते हैं वो जो फ्लैश लाइट है वो है हमारी कॉन्शियस प्रेजेंस। द क्लियर स्पेस इज नाउ। जो हमें सब कुछ साफ सुथरा नजर आएगा जब हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे, जब उस नाउ मोमेंट को हम ग्रेसफुली स्वीकार करेंगे, तब जाके हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है वो क्लियरली हमें सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। नॉट ओनली योर साइकोलॉजिकल फॉर्म बट ऑल्सो योर फिजिकल फॉर्म बिकम्स हार्ड एंड रिजिड थ्रू रेजिस्टेंस। यहाँ पे फिजिकल फॉर्म और साइकोलॉजिकल फॉर्म का क्या मतलब लिया? साइकोलॉजिकल फॉर्म का मतलब जो पेन बॉडी का मतलब उन्होंने समझाया था, जो इमोशनल पेन का उन्होंने क्लियर किया था हमें कि इमोशनल पेन क्या होता है। एंगर की भावना, रेजिस्टेंस की भावना, गिल्ट की भावना, किसी अनफॉरगेटफुलनेस कि मैं नहीं भूल पा रहा या मैं किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा, इस प्रकार के जितने भी माइंड के बुने हुए जाल हैं उसको हम साइकोलॉजिकल फॉर्म कहते हैं। तो जितना कहते हैं साइकोलॉजिकल फॉर्म टाइट होता जाएगा, कहीं ना कहीं कहते हैं हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो भी हार्ड एंड रिजिड। बोल देते हैं ना कि हमारी जी जॉइंट स्टिफ हो गए, वो एक्चुअली स्टिफनेस कहाँ से आई है? साइकोलॉजिकल फॉर्म से। हमारे इमोशनल जो हमारे ट्रॉमास हैं, जो हमारे इमोशनल पेन है, उसकी वजह से हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उस इमोशन को लेके वो वहीं स्टक हो रहे हैं। तो कहते हैं हमारी बॉडी भी रिजिड हो जाती है। तो कहते जब शरीर भी बताने लग जाता है कि यस नाउ यू हैव टू थिंक, यू हैव टू गो इन दी डीप लेवल, वहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कि अगर फिजिकल बॉडी कोई आपको सिग्नल दे रही है बार बार तो पहचानिए कहाँ से उस फिजिकल बॉडी को ठीक किया जा सकता है।
कहाँ हम रिजिड हो रहे हैं, कहाँ हमारा इमोशनल पेन ट्रिगर हो रहा है बार बार। ये लुइस हेल्हे है, जिनकी सबसे पहले मैंने पढ़ी थी सबकॉन्शियस ब्रेन का जो पावर होता है वो। लेकिन ये मैंने उनकी सेकंड बुक पढ़ी थी एंड आई लव दैट लेडी, आई रियली लव हर टीचिंग्स जो उन्होंने बताया। तो मुझे इनका यहाँ पे कोट मिला था कि जो सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस है नाउ मोमेंट में आर द मेन कीज टू पॉजिटिव चेंज इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तो कितने डिवाइन मास्टर्स हैं जो अपनी लाइफ की स्टोरीज के चलते हमें कितना कुछ बता रहे हैं। सभी की टीचिंग्स वहीं पर पहुंचती हैं, सब जितनों के बारे में वो कोटेशन जब मैं निकालती हूँ ना तो अलग अलग तरीके के सब आते, तो मैं सोचती हूँ कि सब एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, उसी नाउ मोमेंट की बात कर रहे हैं, उसी एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, उसी रेजिस्टेंस को छोड़ने की बात करते हैं। तो इन्होंने भी वही बताया कि सब चीज़ का हल है एक ही फॉर्मूला। देखो मैथ पढ़ने के लिए कितने फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, लेकिन इतनी बड़ी लाइफ की जो इतना बड़ा सवाल हमारे सामने है जिसे हम बिग क्वेश्चन मार्क बोल देते हैं, उस सब में एक ही फॉर्मूला हमें बता दिया। क्या बता दिया? रेजिस्टेंस छोड़ना है और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है और नाउ मोमेंट में अपने जीवन को जीना है। हाउ ब्यूटिफुल इज जस्ट सिंगल वन फॉर्मूला, हर जगह पे अप्लाई कर दो, हर जगह से कहते हैं आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे लुइस है हमें ये भी बताते हैं कि बॉडी वर्क एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी कैन बी हेल्पफुल। ये चीज़ उन्होंने बताई कि हम जो योगा प्राणायाम या जुम्बा या एरोबिक्स या कुछ भी जिमिंग विमिंग करते हैं, सैर करते हैं, फिजिकल थेरेपी एक लेवल तक हमारे बॉडी के ब्लड फ्लो को कराने में फिजिकल लेवल पे हेल्पफुल होती है। बट अनलेस यू प्रैक्टिस सरेंडर इन एवरीडे लाइफ, तो फ्लो कहीं ना कहीं हम रोक रहे हैं। अदरवाइज हमने कितने मास्टर्स के विषय में या कई हमने ऐसी चर्चाएं भी सुनी हैं कि हम तो जी सब कुछ करते थे फिर भी हमें ये फिजिकल डिसीज क्यों आई। तो वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं ये है कि फिजिकल लेवल पे, इस सरफेस लेवल पे तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, शैडो लेवल पे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असली बिल्डिंग के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। तो अगर हम ऊपर लीपापोती करते रहेंगे उस बिल्डिंग की, लेकिन अंदर से वो झरझर करके हो रही है, उसका जो डीप लेवल पे उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, तो बिल्डिंग तो भैया वापस से फिर से टूट फूट उसमें होगी। तो यहाँ पे वो वही बात कह रहे हैं कि हमें डीप लेवल पे, रूट कॉज पे काम करना है, सुपरफिशियल लेवल पे काम नहीं करना। इफ़ यू फाइंड योर लाइफ सिचुएशन अनसेटिस्फैक्ट्री, अग होता है सब में, वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो ये मान के नहीं बैठना कि अब हम कर रहे हैं तो अब कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए, और अगर आ गया तो सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। मैं तो बहुत ध्यान करती हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा कर, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। कहते लाइफ हमें ऐसे क्वेश्चन पेपर देगी, वो टेस्टिंग टाइम होता है। ये हमें सभी बताते हैं कि वो टेस्टिंग टाइम होता है। जब भी कोई ऐसा चैलेंज आए, वहाँ पे क्या करना है, अगर नहीं भी कुछ समझ में आ रहा तो कितने डिवाइन मास्टर्स हैं, उनके सानिध्य में जाना है, उनसे सुनना है, और जो प्रैक्टिसेस हमें बताई गई उन प्रैक्टिसेस को रिलीजियसली करना भी है। तो कहते करना क्या है अगर ऐसी अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन आ भी जाए? सबसे पहला काम रामबाण इलाज, सरेंडर फर्स्ट। कुछ कर नहीं सकते ना, कुछ है तो सबसे पहले सरेंडर, जो है उसे मैं उसी भाव में स्वीकार करती हूँ। यू कैन ब्रेक द अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस पैटर्न। कहते एक पल सिर्फ जब सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमारे रेजिस्टेंस पैटर्न ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होगा? सरेंडर हमें रिकनेक्ट करेगा, किससे? हमारे एनर्जी सोर्स से। जैसे गाड़ी चलती है, आजकल हाइब्रिड कार्स भी आ गई हैं जी, फ्यूल पे भी चलेंगी और उस पे भी चलेंगी, सीएनजी वगैरह पे चलेंगी, या फिर इलेक्ट्रिक, उसमें भी हाइब्रिड आ गई हैं। तो कहते अगर चलाते चलाते गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या वहाँ पे गुस्सा करेंगे? नहीं, पहले सरेंडर करेंगे। चलो ठीक है भैया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, ओके। जब हम सरेंडरेंसी में आएंगे, मतलब गुस्से का बादल सामने नहीं आए, गुस्से में हम कुछ भी नहीं सूझ पाता है हमें, हमने सरेंडर किया, ठीक है भैया पेट्रोल ख़त्म हो गया, इट्स ओके। तो क्या होगा? वापस से आपकी गाड़ी रिकनेक्ट हो जाएगी, जो दूसरी हाइब्रिड मोड पे हमें ऐड ऑन करके दी गई है।
इसी तरह से अपनी जिंदगी को कहते गाड़ी को आगे बढ़ाते रहना है, रुकना नहीं है किसी भी ईगो माइंड के बुने हुए जाल की वजह से। सो सबसे पहले सरेंडर करेंगे, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस अवेकन होगी और वहीं सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे और वहीं से ही हमें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास भाव। अगर सब कुछ करते हुए भी सेल्फ डाउट लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स अभी भी कहीं ना कहीं ईगो माइंड ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। तो वहाँ पे विश्वास भाव, एक सुपर बिलीफ सिस्टम खुद पे भी और उस कॉस्मोस पे भी। एकार्ट जी ने भी यही बोला है, वट एवर द प्रेजेंट मोमेंट कंटेन्स, कुछ भी नाउ मोमेंट में है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करें। क्यों करें? क्योंकि वो हमने ही चुना है। अगर हमारे बच्चे ये बोलते हैं मैम साइंस टफ है, मैम कॉमर्स में मैथ अच्छा नहीं लगता है, मैम हम ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट उनको उसी मोमेंट में हर क्वेश्चन पेपर को एक्सेप्ट करना होता है। क्यों? सब्जेक्ट उन्होंने ही चुने हैं। तो ये लाइफ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो भी चीज़ हैं, वो भी सारे सब्जेक्ट हमने खुद से चूज़ किए हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो रेजिस्टेंस कैसी, उसे भी हमने उसी तरह से स्वीकार करना है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बट आई स्टिल कांट क्वाइट सी वेयर द एनर्जी और मोटिवेशन फॉर टेकिंग एक्शन एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंज वुड कम फ्रॉम। वो कहते हैं कि मान लो कोई प्रेजेंट मोमेंट ऐसा है जो बिल्कुल ही एक्सेप्ट मैं कर ही नहीं पा रहा, तो कहते वो मोटिवेशन, वो एनर्जी मुझे कहाँ से मिलेगी कि मैं उसे एक्सेप्ट करके चेंज कर पाऊँ। अगर हाई लेवल की डिससेटिस्फैक्शन है, होता है ना, टीचिंग्स हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो सारी नॉलेज गायब हो जाती है। एक मोमेंट के लिए ऐसा आता है कि कुछ भी नहीं सूझता। तो ऐसा ही क्वेश्चन इस जिज्ञासु ने पूछा कि क्या करूं अगर ऐसा कुछ हो, तो कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी। तब उन्होंने क्या आंसर किया है, डूइंग वन थिंग एट अ टाइम एंड फोकसिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम। एक ही चीज़ पे फोकस करें। क्या? लर्न फ्रॉम नेचर, हाउ मिरेकल ऑफ लाइफ अनफोल्ड्स विदाउट डिससेटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पीनेस। कहते हैं ना कि प्रति पल हमें ब्रह्म ऋषि पितामह पत्रि जी ने भी जो 12 हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट्स हैं उसमें भी यही बताया है कि नेचर के सानिध्य में भी सीखना है। तो कहते हैं अगर ऐसी कोई स्थिति आ भी जाती है, भीतर में उतरने में समस्या है, अंदर से एक्सेप्टेंस लाने में प्रॉब्लम हो रही है, उसी वक्त कहते नेचर में चले जाओ। तो नेचर से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें हील करना शुरू कर देती है जब हम पूरे सरेंडर भाव में उस नेचर के सानिध्य में जाते हैं। इन अनप्लेजेंट और अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन क्या करना है, अपने आप को उससे सेपरेट कर लें और सरेंडर कर दें कि व्हाट इज दैट इज द फ्लैश लाइट कटिंग थ्रू द फॉग। जैसे ही पल सरेंडर करेंगे वो फ्लैश लाइट, वो कॉन्शियस की जो फ्लैश लाइट है वो ऑन होगी। वो जो प्रेजेंट मोमेंट में चैलेंज के रूप में जो फॉग बन रहा है, वो फॉग धीरे धीरे छटना शुरू हो जाएगा। फिर अपने आप से पूछें, क्या इस परिस्थिति के लिए मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं या मैं अपने आप को इससे दूर कर सकता हूं? कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लें। अगर सब में ऐसा आ रहा है, पहले 2 में ये आ रहा है, कैन आई डू अबाउट दिस सिचुएशन समथिंग, तो ठीक है, अभी कुछ नहीं किया जा सकता, कोई नहीं। क्या मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? कोई बात नहीं। तो क्या करें, हम वहाँ से हट जाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम जॉब करते हैं तो जॉब के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो हमें बिना कोई एनालिसिस किए सम टाइम ऐसा एक थॉट प्रोसेस माइंड में चलाना पड़ता है दैट बॉस इज ऑलवेज राइट। सम टाइम वी कैन नॉट चैलेंज अवर सीनियर्स क्योंकि दे आर समथिंग गिविंग अस अ टास्क आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। तो माइट बी उनके एक्सपीरियंस के सामने मेरा जो रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा है कि मैं उसको रेजिस्ट इसीलिए कर रही हूँ कि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अभी नहीं समझ पा रही हूँ, या
पॉसिबिलिटी ये भी है कि ज़रूरी नहीं हर वक्त सीनियर ही सही हूँ, लेकिन फिर भी बॉस इज़ ऑलवेज राइट। इफ़ वी आर वर्किंग इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो हर वक्त हम एक योद्धा बन के उनके सामने नहीं जा सकते, कई चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही चेंज किया जा सकता है। once you accept it, once you have done that task, if there is not a fruitful result coming out, तो सामने वाला उस रिजल्ट के माध्यम से भी समझ जाएगा। कई बार हमारे एक्शन के माध्यम से सामने वाले को सिखाना पड़ता है। इन दीज डेज आई एम हैंडलिंग माई टीनेजर बॉय, तो आई नो एडोलेसेंस पीरियड में बच्चों के जो हार्मोनल इश्यूज हैं वो भी उनके वो जो अंदर से जो अग्रेशन है वो सुप्रीम लेवल पे होता है, तो वहाँ पे उनको हैंडल करते वक्त कई बारी खुद को उनके सामने झुकाना भी पड़ता है। बट उसको झुकाने को अगर मैं अपनी ईगो पे लेके जाऊंगी दैट मैं तो अपने बच्चे के आगे झुक गई, तो आई विल नेवर चेंज दैट सिचुएशन। आई विल इन फैक्ट क्रिएट मोर नेगेटिव कोनोशंस अबाउट दैट सिचुएशन। इट विल हार्म मी एज वेल एज माई चाइल्ड। तो वहाँ पे क्या करना है, स्थिति से कुछ समय के लिए हटना भी पड़ता है, कुछ समय के लिए उस पर्सन को उसके हालात पे छोड़ना भी पड़ता है, रादर देन हम कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करें। एनी एक्शन यू टेक मे नॉट बियर फ्रूट इमीडिएटली। ये भी सही है कि कर्म करते हमने यूं काम किया और यूं इच्छा करने लग जाते हैं कि अब सब कुछ सही हो जाए, नहीं हुआ फिर ईगो माइंड अपना लेकर आ जाता पूरा रौद्र रूप। तो वहाँ पे कहते अगर हमने कुछ किया है, कुछ देर के लिए अपने आप को झुकाया भी है, तो उसका भी आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और ये पता नहीं क्यों इसमें मुझे सत्यता इतनी नज़र आती है कि अगर हमने अपने प्योर कॉन्शियसनेस के साथ 100% डेडिकेशन के साथ और एक अच्छी इंटेंशन के साथ काम किया है तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलता ही है। तो नो मैटर इफ वी आर डूइंग फॉर आवर ओन रिलेशनशिप्स या इफ वी आर डूइंग अनकंडीशनली फॉर समवन एल्स, तो कई बार कुछ देर के लिए अपने ईगो सेल्फ को छोड़ के अगर थोड़ा झुकना भी पड़े, लेकिन झुकने से सामने वाले को एक अच्छा लेसन मिल रहा है, वहाँ पे भी अपनी ईगो माइंड को मेन रखते हुए उस पास्ट या फ्यूचर वाले नए जब बुने गए जालों में नहीं उलझना है। तो इजीली वी कैन कम आउट ऑफ दोज अनहैप्पीनेस या कुछ ऐसे अनप्लेजेंट सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं। तो सरेंडर भाव के आते ही, समर्पण भाव के आते ही लाइफ बिकम्स हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। जीवन हमारी अकॉर्डिंग, हमारी दिशा के अकॉर्डिंग अपने आप चलने लग जाता है। एक्सेप्टेंस विल बी बिगिनिंग। उन्होंने कहा फिर नाउ व्हाट, उसके बाद क्या? अगर सरेंडर कर दिया उसके बाद क्या? कह रहे एक्सेप्टेंस विल बी द बिगिनिंग ऑफ बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे सरेंडर किया, समर्पण किया, फिर हमने उसे एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट क्या है, हमारी जिंदगी का कहते हैं एक अच्छा चैप्टर फिर ओपन करने लग जाता है। फिर उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी से अपनी लाइफ नज़र आने लगती है। फ्रॉम माइंड एनर्जी टू स्पिरिचुअल एनर्जी। ये मन, अगर सोचो, अगर मन के अंदर इतनी पावर है कि हमारे एक भाव के उत्पन्न होते ही हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर उसका इतना असर पड़ सकता है, तो हम उसी माइंड एनर्जी को जब स्पिरिचुअल के साथ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट कर दें, वही माइंड हमें अध्यात्म की उन्नत स्थितियों तक भी लेके जा सकता है। तो कहते उस माइंड की ऊर्जा को पहचान के उसे कंप्लीटली अपने अध्यात्म की यात्रा के लिए, नई ऊंचाइयां बुनने के लिए हमें उसे लगाना है। काम तो बहुत अच्छा करता है माइंड, बहुत अच्छा क्रिएटर है। तो वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। तो कॉन्शियस क्रिएशन क्यों नहीं हो सकता? लेटिंग गो ऑफ रेजिस्टेंस इज ईजियर देन डन। उन्होंने बोला, ये क्वेश्चन है जिज्ञासु का, लेटिंग गो ऑफ रेजिस्टेंस इज ईजियर देन डन, मतलब कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये किसी ने पूछा।
I don't see clearly how to let go. If say it is by surrendering, the question remains how. कहते हैं अगर लेट गो करने का मतलब ये है कि हमें सरेंडर करना है, तो क्वेश्चन तो फिर भी बना हुआ, कैसे कैसे करें? फिर उन्होंने एक तरीका बताया, स्टार्ट बाय एक्नॉलेजिंग दैट देयर इज रेजिस्टेंस। पहले तो ये मानना बहुत मुश्किल है सबके लिए कि मैं रेजिस्टेंस कर रही हूँ, मैं रेजिस्ट कर रही हूँ। हम अपने आप को सफाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आपने ऐसा किया था इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? एक्चुअली वो हम क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, हम उस परिस्थिति को ना मानने के लिए कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। तो पहले तो कहते हैं एक्नॉलेज करना शुरू करें कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या करना है? फिर देखें कि माइंड इसे क्रिएट कैसे कर रहा है, कैसे दलीलें दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, क्या है उस परिस्थिति में, क्या मेरी ईगो को कोई चीज़ टच कर गई है जिसकी वजह से मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने से मना कर रही हूँ। माइंड कैसे बुन रहा है उस चीज़ को, वो पहचाने। लुक एट द थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व, किस प्रकार के थॉट्स हैं, उससे एंगर इशू आ रहा है, उससे रेजिस्टेंस आ रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कैसे किस प्रकार की मतलब एनर्जी फील्ड कैसा बन रहा है अपने अंदर। ये तो बड़े अच्छे से समझा दिया हमें एक आर्ट जी ने कि जो लो डायमेंशनल एनर्जी फील्ड क्या है और हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज क्या हैं। और ये भी हमें मालूम है कि कौन से विचार हैं जो हमें लो डायमेंशनल एनर्जी फील्ड में उलझा के रखते हैं। तो कहते उसे पहचानेंगे हम। लुक एट द थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व, फील द एनर्जी ऑफ इमोशन, कैसा इमोशन आ रहा है, उसकी कैसी ऊर्जा है, वो ऊर्जा से आपको क्या खुशी मिल रही है, वो भी आप जब अपने अंदर उतरेंगे प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए सब आंसर्स मिलेंगे। यू विल सी दैट इट सर्व्स नो पर्पज। अगर हम उसके लिए रेजिस्टेंस कर रहे हैं उससे हमें कुछ नहीं मिल रहा, ये भी हमें पता है। हमें ये भी मालूम होता है अगर हम किसी के साथ लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई का कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, ना वो उसको खुशी देगा ना मुझे खुशी देगा, बट स्टिल वी कीप ऑन फाइटिंग, वी कीप ऑन फाइटिंग, समटाइम ऑन अ लाउडर वे एंड समटाइम ऑन अ साइलेंट मोड, जिसे हम कोल्ड वॉर का नाम देते हैं। अंदर ही अंदर टिफ चलता रहता है, बट अल्टीमेटली ये सबको मालूम होता है। अगर पति पत्नी के बीच में भी कोल्ड वॉर टाइप है तो दोनों को पता होता है इससे हमारा रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहा है, इससे हमारी घर की ऊर्जा बदल रही है, इससे हमारे बच्चों पे असर आ रहा है, लेकिन क्यों? ईगो माइंड को मजा आ रहा है, झुकने को कोई भी राजी नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है? इट सर्व्स नो पर्पज, ये पता है सबको। बाय फोकसिंग ऑल योर अटेंशन ऑन द नाउ, द अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस इज मेड कॉन्शियस। जब हम नाउ मोमेंट में आते हैं तो जो भी अननोइंगली अनकॉन्शियसली जो हम कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस किस में बदलेगी? कॉन्शियसनेस में। वो हमें सारी चीज़ों के आंसर्स मिलते रहेंगे एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। और कहते तभी वो रेजिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाती है। मैम आज के लिए इतना ही। Yes, Amma. Yes, definitely. थैंक यू, Yeah, थैंक यू सो it's मच a फॉर it's a लिसनिंग मी। great thing that in spite of health issue and tiredness and all your busy schedule, you choose to be there for this session. मैंने तो आपको पूछा था कि आज हम सिर्फ मेडिटेशन कर लेंगे, लेकिन ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक थैंक यू। एवरीबडी रात के उसमें भी है, तो मेरा तो सारी रात जागना था, नहीं रेस्ट हो पाया दिन में भी। सो वी विल, आई थिंक वी विल गो इन अ साइलेंट म्यूजिकल मेडिटेशन फॉर दिस। जो सुना है उसको हम आत्मसात करेंगे बिल्कुल उसमें। यस मास्टर्स, इफ यू हैव एनी कोई भी इनपुट है। मैम, आत्मंदन मैम, मैं एक पूछना चाह रही हूँ, कल जो मेडिटेशन वाला जैसे पूरी रात वाला मेडिटेशन होता है, जी। तो क्या आप लोग पूरी पूरी रात जग जाते हो मेडिटेशन करते हो? मैं तो जैसे स्टार्ट करती हूँ थोड़ी देर बाद नींद आती है, लेकिन बीच में भी जगती हूँ, बीच में फिर शुरू करती हूँ, फिर सो जाती हूँ।
इस टाइप से, मतलब कंटिन्यूटी में जगी नहीं रहती हूँ। आप लोग आई से हो थिंक जाता पहले भी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, बट आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी मेडिटेशन शुरू होती है, ठीक है, है? ये वाली अखंड ध्यान की, हम्म। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम तो बल्कि जब ओम साधना करते हैं फुल हम्म। नाइट का, हमारी पहली इंस्ट्रक्शन होती है कि जितनी देर बैठ सकते हो बैठिए, उसके बाद जस्ट लाई डाउन। क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड, यहाँ पे हमें ये समझना ना कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर फ्रीक्वेंसी बीइंग्स, वी आर वाइब्रेशंस। और जब आपका लॉजिकल माइंड ट्रांस में जाके, आपको डिफरेंस क्यों पड़ता है किसी भी चीज में, हेल्थ इश्यूज में, जब आप नो माइंड उसमें जाते हो कि बिल्कुल थॉटलेस कंडीशन में, चाहे वो ट्रांस में जाके जाओ, चाहे कॉन्शियसली चले जाओ। कॉन्शियसली जाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए होता है कि नींद में चले जाओ बेटर है। बट एक ध्यान आपके माइंड में रहेगा कि मैंने जूम ऑन किया हुआ है, मेडिटेशन चल रही है। तो आप देखोगे कि आप गहरी नींद में नहीं जा पाओगे। लेकिन गहरी नींद में चले भी गए तो जो साउंड फ्रीक्वेंसीज है, आप चाहे अगर सो भी जाओ, आपने एक बार रेडियो ऑन कर दिया तो वो तो प्ले होता रहेगा ना, वाइब ट्रांसमिट होती रहेंगी वाइब्रेशन। हाँ, नहीं नहीं, जगते रहते हैं, सो गए, थोड़ा रेस्ट कर तो लिया, फिर बीच में जबरदस्ती जग गए, नहीं लेकिन करनी, कंटिन्यूटी में नहीं। जबरदस्ती नहीं करनी। मैं हमेशा, जब आप अभी नए नए जुड़े हो, हम 1.5 साल से ऊपर हो गया, पहले तो हम 24-24 घंटे का भी करते थे। लेकिन हम्म। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कि जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। अच्छा लगता है ये रिलैक्स योर फुल नाइट माइंड तो वाला है भी। ही है, बट अगर बॉडी रेस्टलेस में रहेगी, बॉडी अगर आप जबरदस्ती में बिठाओगे, दैट विल सर्व नो पर्पस ऑफ द होल नाइट मेडिटेशन। ठीक है, तो वो होता है यस, जिसने टेक्निकल का देखना होता है, जैसे म्यूजिक प्ले करना है, म्यूट अनम्यूट का, कोई किसी की आवाज आ रही है नहीं आ रही, कोई गाइडेंस दे रहा है, तो उनके साथ आवाज कम ज्यादा करना, वो अभी तक तो मेरा ही पार्ट प्ले हो रहा है। तो वो उस बंदे को तो जगे रहना पड़ेगा, बाकियों के लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। यस, लेकिन आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे। सभी के लिए होता है एवरी फुल मून, ये तो रहेगा ही रहेगा। आगे से अपना फुल मून की डेट देखनी है, इसीलिए 1-1 घंटे की बजाय आधा आधा घंटा। उससे एक तो इम्पैक्ट बना रहता है, और एक हाँ, मैंने नहीं, अलर्टनेस मैंने रहती है देखा हाफ था। एन आवर में। जब 1 आवर का होता है तो वो एक गैप चला जाता है लंबा। हाफ एन आवर वो एनर्जी साइकिल बहुत बढ़िया बूस्ट रहता है। ये एक्सपेरिमेंट हमारा काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ। ठीक नहीं, है जी। पिछली बार दिया था, इस बार वाले का ना, जब फोन देखा था उस टाइम, फिर दो आपने लिखा था कि 2 टाइम वेकेंट है, तो फिर वो भी फिल हो गए थे जब मैंने देखा था, तो हाँ, इसलिए मुझे मैंने आइडिया नहीं। भी नहीं था। मुझे वो 4 से जो 1 घंटे का था गैप, उसका किसी ने टाइम ही नहीं डाला हुआ था। तो एनी हाउ, ओके। कोई बात हाँ। नहीं, आप मेडिटेशन में रहे, दैट इज आल्सो अ कंट्रीब्यूशन। अगर आपने सुना, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सुना, चाहे सेशन के माध्यम से। सो मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। ओके। किसी की कोई इनपुट शेयरिंग है तो ठीक, नहीं तो हम ध्यान, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूजिक प्ले करूंगी, क्योंकि आज हमारा लाइव करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी और मुझे अपलोड करके सोना होगा। सो we will play the music for just 15 minutes, and then we will say silently bye bye, और सुबह मिलेंगे फिर। थैंक यू अमन, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक फॉर यू। एवरीथिंग। किसी को कोई इनपुट है तब तक आप शेयर करिए, मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। Masters, just relax and surrender to the universe। एक प्यार भरा एहसास अपने आप के साथ, जब हम कंप्लीटली सरेंडर में होते हैं, हम एक हो जाते हैं इस यूनिवर्स के साथ।
Just lie down and enjoy. Just feel the vibe of festival. Just enjoy each and every moment of life because सब आत्मा की उन्नति को होना चाहिए। ध्यानियों की बोली तो सातों चक्र इनके बोली एकदम खुश करता है। Unconditional love, unconditional sharing, unconditional giving, and unconditional support. मन की गांठों से ऊपर उठ ये भूल जाते हैं। वो प्यार का लाल रंग एहसास अपने मन में के साथ जुड़ने का एक दूसरे ध्यानियों को भी सातों चक्र सातों ग्रह उनसे एक प्यार की लव एंड लाइट की होली मुबारक सभी। साइलेंस बिता के ध्यान करेंगे 10 बजे।
फिर मिलेंगे। ज्ञान के वस्त्र में ऐसे ही बने हुए। अभी के लिए हम विदा लेते हैं। डिवाइन नाइट टू ऑल।